नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अब म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की जानकारी देना अनिवार्य होगा। सेबी के नियम के मुताबिक म्यूचुअल फंड निवेशकों को 31 दिसंबर 2023 तक अपने खाते में नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और नॉमिनी अगर नहीं रखना चाहते तो ऑप्ट आउट ऑप्शन का विकल्प भी आपके लिए मौजूद है। और अगर नॉमिनेशन प्रक्रिया पूरी नहीं की तो खाता फ्रीज भी हो जाएगा। आज हम बताएंगे कैसे निवेश में आप नॉमिनी बना सकते हैं, नॉमिनी किसे बनाएं और क्या नॉमिनी बदला भी जा सकता है। इसी पर करने वाले हैं खास चर्चा। हमारे साथ हैं आज विकासपुरी, हेड वेस्ट जोन कंप्लीट सर्कल कंसल्टेंट्स। विकास, आपका बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को लेकर एक क्लियर कट डेडलाइन दी गई 31 दिसंबर 2023 की, जिसको बढ़ाकर 31 दिसंबर किया गया है। अब आगे बढ़ेगी कि नहीं ये फिलहाल तो मालूम नहीं, लेकिन हाँ, 1 महीने भर का समय है तमाम निवेशकों के पास कि वो अपनी नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी कर ले और जितना जल्दी हो सके इसको कर ले, क्योंकि लास्ट मोमेंट फिर कई बार गड़बड़ हो जाती है कि आप जल्दबाजी में नॉमिनेशन की प्रक्रिया करते हैं, नॉमिनी अपना डिसाइड करते हैं। पहले जरा समझना चाहेंगे, ये बेसिकली सेबी ने कहा क्या है म्यूचुअल फंड में नॉमिनी को लेकर। धन्यवाद स्वाति। हम सफर करते हैं और एक चेतावनी लिखी होती है कि सवारी अपने सामान का खुद ध्यान रखे। और जैसे हम ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो अपने सामान को चेन के साथ बांध के रखते हैं ताकि हमारी आंख लग गई अगर तो चोरी ना हो या गलत आदमी के पास ना चले जाए। वैसे ही यदि जीवन से आंख लग गई कहीं और वो जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नॉमिनेशन की चेन से बंधी हो ताकि वो इन्वेस्टमेंट्स एक राइट पर्सन के पास जाए, राइट ओनरशिप के हिसाब से वो सही जगह पे जाए। सेबी यही बोलता है कि आप जो अपनी निवेश करते हैं उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं तो अगर आपका पहला नाम एज ए इन्वेस्टर आता है तो आपका फॉर्म एंड होना चाहिए जहां पे नॉमिनेशन का नाम लिखा है और आपने नॉमिनी का नाम लिखा है। अनसर्टेनिटीज जिंदगी में बहुत बनी रहती है और यदि किसी वजह से कोई भी अनसर्टेनिटी इवेंचुअलिटी हो गई तो वो इन्वेस्टमेंट्स की राइटफुल ओनरशिप जो है, हालांकि नॉमिनी इज नॉट द ओनर बट अगर विल है तो विल उसको ओवररूल कर सकती है, लेकिन फिर भी अगर नॉमिनेशन है तो एटलीस्ट इतना मालूम है कि वो इन्वेस्टमेंट्स एक राइट पर्सन के पास में ट्रांसफर होंगी। सेबी यही चाहते हैं। और स्वाति, अगर डेटा पॉइंट्स देखेंगे तो रफली 80,000 करोड़ रुपए, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग्स अकाउंट, इन सब के अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे लगभग 80,000 करोड़ अनक्लेम्ड अमाउंट है जो गवर्नमेंट उस बात से चिंतित भी है कि इनकी नॉमिनेशंस ढूंढी जाए या लोग आए और क्लेम करें, राइटफुल ओनर आके उसको क्लेम करें। सो सेबी बहुत पर्टिकुलर है कि आप 31 दिसंबर 2023 तक अपने नॉमिनी अपॉइंट कर दीजिए और यदि अपॉइंट नहीं करना चाहते तो भी आप लिखिए कि ऑप्ट आउट कर रहा हूं, मैं नॉमिनी नहीं रखना चाहता हूं, सो दैट कल को उसकी कस्टडी इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में या कहीं और जा सके। बिल्कुल विकास। चलिए, सेबी ने तो ये ऑप्शन भी दे दिया कि आप ऑप्ट आउट डिक्लेरेशन भी भर लीजिए कि आपको नॉमिनी नहीं भरना है, लेकिन क्या ये एक आप एडवाइजेबल स्टेप मानते हैं विकास कि आप किसी भी निवेश में, खासतौर पर म्यूचुअल फंड निवेश में, आप नॉमिनी में ऑप्ट आउट भरें? म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन क्यों जरूरी है? आपने शुरुआत में बताया भी, काफी इंपॉर्टेंट होता है, पर इसके और भी क्या लीगल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं? बाद में क्या ऐसी परेशानियां हो सकती है जो कि नॉमिनी अगर आप रख दें अगर अपने निवेश में, खासतौर पर म्यूचुअल फंड में, उससे आप बच सकते हैं? ऑप्ट आउट तो डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए ऑप्शन वो, क्योंकि ऑप्शन दे दिया ये तो ऐसे हो गया कि आप इलेक्शन में वोट दीजिए, अगर आप किसी को नहीं देना चाहिए तो नोटा कीजिए, बट नोटा विल नेवर आपको सही वो आप कैंडिडेट चुनना नहीं चाहते हैं। तो वैसे ही आप क्या है कि जब निवेश कर रहे हैं तो ऑप्ट आउट करना कोई अच्छी ऑप्शन नहीं है। और फिर जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी मृत्यु के बाद में वो कहाँ जाएगा पैसा? आप क्या बोलना चाहते हैं कि आप ये किसको देना चाहते हैं? तो इससे अच्छा है कि आप किसी को तो नॉमिनी बनाइए, किसी को वो राइट्स देके जाइए कि वो उस इन्वेस्टमेंट्स को आगे बढ़ाए या राइट यूज करे, भले ही फिर वो किसी चैरिटी पर्पज के लिए हो या एटलीस्ट किसी और को तो आप असाइन करें एज ए नॉमिनेशन। तो ये जरूरी है। ऑप्ट आउट इज नॉट अ गुड ऑप्शन। और जैसे हमने अभी ये बोला कि नॉमिनेशन जब आप देते हैं, देखिए जब कोई इन्वेस्टमेंट, स्वाति, मान लीजिए मैच्योर हो गई और निवेशक जो है वो खुद से है अवेलेबल और उसको वो यूज करते हैं, तब तक तो ठीक है। बट ऐसी सिचुएशन जहां पे इन्वेस्टर अचानक से किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई और इवेंचुअलिटी हो गई, तो फिर उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा?
सो इसलिए नॉमिनेशन बहुत जरूरी है। जनरल अगर आप टेंडेंसी देखेंगे तो फैमिली मेंबर्स ही नॉमिनी होते हैं, लाइक इमीडिएट वाइफ या हस्बैंड या बच्चे, पेरेंट्स अपने जो यंग इन्वेस्टर्स होते हैं, अनमैरिड होंगे तो अपने पेरेंट्स को नॉमिनी रखते हैं, या शादी हो जाएगी तो अपनी वाइफ को रखेंगे, या कोई कपल होगा वो अपने बच्चों को रखेंगे। सो नॉमिनेशन तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये उतना ही जरूरी है जितना आप अपना नाम लिख रहे हैं, आप अपना पैन नंबर दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट में, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट की डिटेल दे रहे हैं, ये नॉमिनेशन भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, तो नॉमिनेशन जरूरी है। आपका जो निवेश है, आपके फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड यूनिट्स हैं, सही हाथ में पहुंचे उसके लिए, कल को कोई कानूनी पचड़े में ना फंसे उसके लिए, वसीयत, लीगल हेयर सर्टिफिकेट, एनओसी आदि तक देने की नौबत आ जाती है निवेश के मामलों में, खासतौर पर पैसों के मामलों में अगर आप नॉमिनी नहीं रखते हैं तो, या नॉमिनी अगर रखना भूल जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कैसे बनाए जा सकते हैं विकास? क्योंकि अलग अलग जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें कुछ अलग नियम होते हैं, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी के नियम क्या कहते हैं? इट्स वेरी सिंपल। जब आप म्यूचुअल फंड का फॉर्म भरते हैं, या डिजिटल भी अगर एप्लीकेशन अप्लाई होती है तो उसमें भी नॉमिनेशन की डिटेल होती है। तो बेसिक आइडिया क्या होता है कि यदि नॉमिनी इज अ मेजर, लाइक लेट्स से वाइफ को नॉमिनी बनाना है, तो आपको नाम देना है और उनकी डिटेल्स, जैसे पैन नंबर दे दिया और डेट ऑफ बर्थ दे दी, तो वो नॉमिनी अपॉइंट हो गए। और यदि नॉमिनी को चेंज करना चाहता है कोई व्यक्ति कि मुझे 6 महीने के बाद में नॉमिनी चेंज करना, अगेन नॉमिनेशन फॉर्म है उसको भर के दे दीजिए न्यू नॉमिनी के साथ में, उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती। इट इज वेरी सिंपल एज लॉन्ग एज द इन्वेस्टर इज देयर। फिर यदि नॉमिनी की मृत्यु हो गई तो फिर नॉमिनेशन इमीडिएटली चेंज कर देनी चाहिए कि किसी दूसरे व्यक्ति को आप नॉमिनी बना दीजिए। सो म्यूचुअल फंड्स में नॉमिनी अपॉइंट करना इट्स वेरी सिंपल। आप जो फॉर्म भर रहे हैं, अगर फॉर्म में पुरानी इन्वेस्टमेंट है और उसमें नहीं भरा था तो भी नॉमिनेशन फॉर्म होता है विच इज अवेलेबल। कॉमन ट्रांजैक्शन स्लिप्स होती हैं, उसमें भी नॉमिनेशन का डिटेल होता है, वो भर के आप दे दीजिए, उसमें डेट ऑफ बर्थ और पैन नंबर दे दीजिए, और ओनरशिप कितनी है, जैसे 2 नॉमिनी भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर है, उनके 2 बच्चे हैं और वो चाहते हैं मैं दोनों बच्चों को हाफ हाफ ओनरशिप देना चाहता हूँ, तो 50-50% का परसेंटेज आप डिफाइन करिए, दोनों का नाम, दोनों का पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दे दीजिए। या अगर कोई माइनर को नॉमिनी बनाना है, जैसे छोटा बच्चा है उसको नॉमिनी बनाना है, तो माइनर का नाम लिखने के बाद में एक गार्जियन अपॉइंट करना पड़ेगा। तो गार्जियन कैन बी मदर। सो अगर फादर इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, बेटे को या बेटी को नॉमिनी बनाना है जो माइनर है, तो उनका नाम आएगा, उनका डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाएगी, और उसके साथ में एक कॉलम नीचे होता है गार्जियन का। वो गार्जियन मदर हो सकती है, वो गार्जियन ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। सो गार्जियन का अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू माइनर नॉमिनेशन। ओके। और जरिया क्या है? किसी ने म्यूचुअल फंड में नॉमिनी नहीं बनाया है और वो चाहते हैं कि अब नॉमिनेशन प्रक्रिया को पूरा करें, कौन से ऐसे साइट्स हैं, क्रेडिबल साइट्स हैं जहां पर आप जाकर ऑनलाइन इसको आसानी से कर सकते हैं? क्या ऑफलाइन मोड में भी आसानी से नॉमिनी की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है विकास? जी, सो जैसे कैम्स की वेबसाइट्स हैं, उस पर भी नॉमिनेशन अपॉइंट की जा सकती है, बिकॉज आजकल क्या हो गया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में स्वाति पैन नंबर से आपकी सारी इन्वेस्टमेंट्स लिंक्ड होती हैं, तो ऑनलाइन में आप जाके कर सकते हैं। बट वो फंड्स, म्यूचुअल फंड जो कैम्प सर्विस फंड है, उनकी नॉमिनेशन एक लिस्ट में आ सकती है। और फिर जो कार्वी सर्विस फंड्स हैं, तो कार्वी की वेबसाइट के थ्रू कर सकते हैं। ऑफलाइन में भी कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन डिजिटल तरीके से इन्वेस्टमेंट किया है बट नॉमिनेशन में आप ऑफलाइन करना चाहते हैं, तो आपको फोलियो नंबर मेंशन करना पड़ेगा, नॉमिनी का नाम और नॉमिनेशन डिटेल्स देने पड़ेंगे। अगर आपके एडवाइजर है तो वो तो बहुत ही इजीली आपकी हेल्प कर सकते हैं कि फंड हाउस लेवल पे, फोलियो लेवल पे आप उसको नॉमिनेशन फिल कर सकते हैं। नॉमिनेशन अगर छूट गई है तो उसमें आप मुश्किल से, आपको ऑनलाइन जाएंगे तो 10 से 15 मिनट में आपका काम हो जाएगा। ऑफलाइन करना चाहते हैं तो वो डिटेल्स अपने एडवाइजर के थ्रू या खुद भी आप जाके फंड हाउसेस में भी दे सकते हैं, और इवन फंड हाउस की वेबसाइट पे भी जाके अगर इन्वेस्टर अपना लॉगिन क्रिएट करता है, इन्वेस्टर लॉगिन, तो उसमें भी जाके नॉमिनेशन किया जा सकता है। ओके। और यही जो रूल है वो डीमैट या फिर ट्रेडिंग खाते के लिए भी अप्लाई होते हैं? ये तो म्यूचुअल फंड में जो यूनिट है या म्यूचुअल फंड में नॉमिनी की बात हुई विकास। डीमैट, जिनका डीमैट खाता है, ट्रेडिंग का खाता है, उसमें भी यही डेडलाइन दी गई है और उसमें भी पूरा यही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बोला कि नॉट ओनली म्यूचुअल फंड्स,
इंश्योरेंस पॉलिसीज में नॉमिनेशन जरूरी है, फिक्स डिपॉजिट्स की है उसमें नॉमिनेशन जरूरी है, बैंक अकाउंट्स में नॉमिनेशन जरूरी है। कई बार होता है कि आपने फिक्स डिपॉजिट किया है, बैंक अकाउंट में नॉमिनी कोई हो रहा है और आप फिक्स डिपॉजिट में नॉमिनी किसी और को बनाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। इसी तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसीज हो गई, या आपके दूसरे जो लिक्विड एसेट्स हैं, इनफैक्ट आज की डेट में जैसे लोग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड फंड्स लेते हैं। सो इन सब जो भी इन्वेस्टमेंट है, बेसिकली जहां पे भी इन्वेस्टमेंट आपका हो रहा है, इनफैक्ट प्रॉपर्टीज में भी। सो ऑल हाउसिंग सोसाइटीज आज की डेट में सब जो रेसिडेंट्स होते हैं उनको बोलते हैं कि आप अपना शेयर सर्टिफिकेट में नॉमिनेशन कीजिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्वेस्टिंग में, और हर एक एसेट क्लास में ये एप्लीकेबल है। अब जैसा आपने भी जिक्र किया विकास की, हजारों करोड़ की अनक्लेम्ड राशि है वो बैंकों में पड़ी हुई है और अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पड़ी हुई है। इसका तो साफ मतलब यही हुआ कि उनको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, और क्लेम करने वाला तभी कोई नहीं होगा जब मालूम ही नहीं है कि ये संपत्ति है, ये जो पैसा है वो है किनका। और ये तब हुआ होगा जब किसी ने नॉमिनी नहीं बनाया होगा। ये एक सबसे बड़ा कारण है, और सेबी ने भी ये रियलाइज किया कि बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आखिरकार आप भी जब अपने क्लाइंट से मिलते हैं, निवेशकों से बात करते हैं, उनकी प्रायोरिटी में नॉमिनेशन रहता कहां पर है विकास? क्योंकि हम ये तो समझ लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है निवेश करना, हमने पैसे डाल दिए, हम उससे रिटर्न कमा रहे हैं, लेकिन हमारे बाद उस पैसे को कौन संभालेगा, उसका रखवाला कौन होगा? क्या उतना ही अटेंशन हम इस एस्पेक्ट को भी दे रहे हैं? लेटली यस, क्योंकि अभी अवेयरनेस भी क्रिएट की जा रही है। जैसे आपने ये शो आज नॉमिनेशन का किया, इसी तरीके से ईमेलर्स और एसएमएस बैंक की तरफ से हर जगह से उसकी बम्बार्डिंग हो रही है, तो अवेयरनेस लेवल बढ़ गया अभी। बट हाँ, अगर हम पुराने आज से 10, 15, 20 साल की बात करते हैं, जब इतना ज्यादा डिजिटाइजेशन और इतना ज्यादा वो नहीं था, तो लोग क्या करते थे, फॉर्म पे अपना नाम लिखा, चेक दिया और इन्वेस्टमेंट हो गई और नॉमिनेशन नहीं दिया है। ये मेजरली वही केसेस है स्वाति, जो आज से 10, 15, 20 साल पहले के हैं, जिनकी प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग नहीं हुई है। फिर उसके बाद एक दौर आया जब लोगों में अवेयरनेस आई और उन्होंने जॉइंट होल्डिंग में करना शुरू कर दिया इन्वेस्टमेंट। तो जॉइंट होल्डिंग में ईदर और सर्वाइवर ऑप्शन करके फिर एटलीस्ट ये मालूम था कि उस इन्वेस्टमेंट में 2 या 2 से अधिक 3 लोग भी निवेशक हैं उसमें, और यदि किसी अनफॉर्चुनेटली किसी एक निवेशक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरा निवेशक वहां पे है। वहां पे भी बहुत सारे केसेस हैं जहां पे अगर जॉइंट होल्डिंग है, लोगों ने नॉमिनेशन नहीं दिया। बट नाउ सेबी इज सेइंग दैट आप जहां पे जॉइंट होल्डिंग है वहां पे भी नॉमिनेशन दीजिए अपनी। अगर आपके बच्चे माइनर हैं, आप माइनर बच्चों का नाम लिखिए, आप गार्जियन के सिग्नेचर करवा के और गार्जियन की डिटेल्स डाल के एटलीस्ट आप नॉमिनेशन करिए। तो अब विदाउट नॉमिनेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट मोस्ट ऑफ द केसेस और 99% वो पॉसिबल नहीं है विदाउट नॉमिनेशन। बिल्कुल। नॉमिनी या नॉमिनेशन में एक जो कंफ्यूजन है जो लोगों में आमतौर पर होती है, वो ये कि जिसका नाम नॉमिनेशन में लिखा गया, क्या पैसा उसी का है, मतलब उसका मालिकाना हक उसी का है, या फिर जो लीगल हियर होता है, मतलब वसीयत में जिसका नाम होता है, अगर मानिए उस पूरे केस में वसीयत भी है, उसका नाम होता है। क्योंकि हमने नॉर्मली निवेश में देखा है कि जो वसीयत में जिसका नाम होता है, जो लीगल हियर होता है, उसका फाइनल हक बनता है, और नॉमिनी जो होता है वो केयरटेकर माना जाता है। म्यूचुअल फंड के केस में क्या कुछ ऐसा ही है विकास? जी, यदि नॉमिनी को पैसा जा रहा है, बिकॉज नॉमिनी अगर निवेशक की मृत्यु होती है, नॉमिनी एक ट्रांसमिशन फॉर्म है, उसको भर के अपने केवाईसी डिटेल्स, बैंक डिटेल्स सब कुछ देगा वहां पे। पर अगर कोई विल लेके आता है, बोलता है कि उसको चैलेंज करता है कि अकॉर्डिंग टू विल आई एम द ओनर ऑफ द एसेट्स, तो वो ओवररूल किया जाए, मतलब वो उसको नॉमिनी को सरपास कर सकती है विल। सो विल इज द अल्टीमेट अथॉरिटी आई कैन से। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां पे अगर फादर ने अपने अकेला बेटा है अगर, या अकेली बेटी है और उसी को ही नॉमिनी बनाया, तो ऑब्वियसली उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। या ऐसे केसेस में जहां पे उन्होंने एक प्रॉपर विल क्रिएट की हुई है और नॉमिनी में भी उन्होंने अपने जो बच्चे हैं उनको इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो भी है, तो फिर कोई इशू नहीं आना चाहिए। 80-90% केसेस में नॉमिनी वही रहते हैं जो उनके लीगल हियर्स रहते हैं या लीगल ओनरशिप है, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम तभी आएगी कि लेट्स से किसी ने मिस सेलिंग की और निवेशक को मालूम नहीं है और गलत नॉमिनी अपॉइंट कर दिया है, और बाद में पता चलता है। अब जैसे मान लीजिए, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे केसेस होते हैं, बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि
कोई फॉरेन में सेटल्ड है बच्चे और पेरेंट्स की यहाँ पे डेथ हो गई और बहुत सालों के बाद वो आते हैं, फिर वो देखते हैं सारे पुराने इन्वेस्टमेंट्स और पता चलता है कि नॉमिनी का नाम सही नहीं लिखा था या नॉमिनी गलत था। तो ऐसे केसेस में वो विल उनकी हेल्प करती है टू क्लेम द इन्वेस्टमेंट्स और जो भी निवेश हुआ होता है, तो सो दैट ये राइटफुल ओनरशिप की तरफ जाए। जी बिल्कुल। तो ये कुछ नॉमिनी के नियम है, नॉमिनेशन की प्रक्रिया कैसे पूरी कर सकते हैं उस पर चर्चा हमने की। बहुत धन्यवाद करेंगे विकास हमारे साथ आज इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। म्यूचुअल फंड गाइड में आज हमारे साथ है बेहद ही खास एक्सपर्ट एक्सिस म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर कार्तिक कुमार। कार्तिक जी आपका बहुत स्वागत करते हैं म्यूचुअल फंड गाइड में। और हमेशा की तरह इस बार भी हम बेहद ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं अपने दर्शकों के लिए, और जिसमें हम चाहते हैं कि आप उसकी बारीकियों को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। आज हम बात करेंगे खास तौर पर आर्बिट्राज फंड्स की। आर्बिट्राज फंड्स अगर हम पिछले कुछ समय में देखें, इनफैक्ट पिछले जो क्वार्टर स्पेशली देखें, लगभग 29,000 करोड़ रुपए से ऊपर का नेट इनफ्लो इस कैटेगरी में अकेले आया है। और अक्टूबर के आंकड़ों को ही देख लिया जाए तो 5,500 करोड़ से ऊपर का निवेश आर्बिट्राज फंड में आकर्षित हुआ है। तो मैं आपसे समझना चाहूंगी आर्बिट्राज फंड की ऐसी क्या खूबी है जो कि निवेशकों को भा रही है? तो पहले तो ये मौका देने के लिए मुझे धन्यवाद। आर्बिट्राज फंड बेसिकली आर्बिट्राज फंड के 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। एक ये है कि वो कैटेगरी काफी बड़ा है, काफी लिक्विड है। सेकंड ये है कि उसमें मार्केट रिस्क या मार्केट एक्सपोजर बिल्कुल ना के बराबर है, और ये प्रोडक्ट हर मार्केट एनवायरनमेंट में एब्सोल्यूट रिटर्न टारगेट करता है। तो इन 3 चीजों की वजह से ये कैटेगरी काफी अट्रैक्टिव है। दूसरा ये है कि इसका जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो भी काफी इक्विटी फंड की जैसा ही है। तो इसका आफ्टर टैक्स रिटर्न कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिशन प्रोडक्ट्स भी काफी अच्छा है। क्या ये बड़ी वजह है कार्तिक आपकी नजर में कि एक टैक्स इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव के तौर पर आर्बिट्राज फंड्स को निवेशकों ने ज्यादा पसंद किया है? और जो नंबर्स अभी मैंने कोट किया और जो आपने तमाम जो अभी एडवांटेजेस भी बताया आर्बिट्राज फंड के, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में आर्बिट्राज फंड एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो टैक्स इफेक्टिव तो है ही, उसके अलावा और कौन से एडवांटेजेस हैं या और क्या वैल्यू ऐड एक आर्बिट्राज फंड कर सकता है? तो आर्बिट्राज फंड में हम करते क्या है? आर्बिट्राज फंड में उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, कोई स्टॉक ए है जो कैश मार्केट या हम जैसे कहते हैं स्पॉट मार्केट पे 100 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, और वही कंपनी का फ्यूचर्स मार्केट में प्राइस है 101 रुपीज। तो हम क्या करते हैं, एक ही समय पे कैश मार्केट पे हम लोग स्टॉक खरीदते हैं और फ्यूचर्स मार्केट में स्टॉक बेचते हैं। तो और ऐसे हम वो 1 रुपया का प्रॉफिट या 1 रुपए का जो डिफरेंस है या 1% का डिफरेंस है जो है हम लॉक कर लेते हैं। इसे हम आर्बिट्राज ट्रेड कहते हैं, क्योंकि अगर इसके बाद अगर स्टॉक भले ही ऊपर जाए या नीचे जाए, उससे हमारे फंड के पीएनएल को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने वो पूरे पोजीशन को हेज कर लिया है। तो हमारा जो 1% का जो प्रॉफिट है इस केस में वो गारंटीड है। हम इस आर्बिट्राज ट्रेड से हम पूरे पोर्टफोलियो को बिल्ड करते हैं। सो करीब 65% ऑफ द पोर्टफोलियो मिनिमम लेवल पे इन आर्बिट्राज ट्रेड्स में इन्वेस्टेड है, और बाकी जो पोर्शन है वो डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। डेट सिक्योरिटीज हम लोग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर डेट म्यूचुअल फंड्स या कमर्शियल डिपॉजिट्स सीपीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कॉम्पोजिशन ऑफ एन आर्बिट्राज फंड। तो जब भी स्प्रेड्स, जब मैं स्प्रेड्स बोलता हूं उसका मतलब है डिफरेंस जो स्टॉक जो कैश मार्केट और फ्यूचर मार्केट के प्राइस में जो अंतर है हम उसे डिफरेंस कहते हैं। जब भी वो डिफरेंस काफी रीजनेबली बड़ा होता है तब आर्बिट्राज फंड्स में इन जनरल इंटरेस्ट बहुत बढ़ता है, क्योंकि रिटर्न्स भी अच्छे हो सकते हैं। तो क्या अभी बाजार के इस माहौल में कार्तिक आपको लगता है कि आर्बिट्राज फंड में निवेश करने का अच्छा मौका है? अभी किसी निवेशक को आर्बिट्राज फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए? हाँ,
आज के तौर पे अगर हम आज पिछले 2-3 महीने से स्प्रेड्स काफी अच्छे हैं, और अगर आज इस महीने में देखो तो स्प्रेड्स या जिसे हम रोल ओवर कहते हैं काफी लेवल्स, अच्छे लेवल्स पे हुए। तो मेरे ख्याल से अभी आर्बिट्राज में निवेश करने के लिए ये अच्छा समय है। और इन जनरल जब भी निवेशक ये देखते हैं कि उन्हें पैसा कुछ महीनों के लिए पार्क करना है, तो आपके पास ऑप्शंस है एफडी, मनी मार्केट फंड, लिक्विड फंड या फिर अल्ट्रा शॉर्ट फंड। जब भी आप 6 से 9 महीने या 6 से 12 महीने के लिए अपना फंड पार्क करना चाहते हैं, तो आपके पास ये कैटेगरीज हैं। आप इसमें आर्बिट्राज भी जोड़ सकते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा, आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑफ आर्बिट्राज कैटेगरी बाकी कैटेगरी फंड से बेहतर हो सकता है। इसलिए आर्बिट्राज में एलोकेशन होना ही चाहिए, हम मेरे ख्याल से। तो आर्बिट्राज फंड में निवेश करने का अच्छा मौका कार्तिक बता रहे हैं। छोटी अवधि है अगर आपके पास, तो उसमें निवेश का अच्छा अपॉर्चुनिटी आर्बिट्राज फंड देते हैं। पर इन्वेस्टर कैसा होना चाहिए एक आर्बिट्राज फंड के लिए, ये भी काफी है समझना कार्तिक आपसे, कि कौन सा निवेशक आर्बिट्राज फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करे। जैसे मैंने कहा पहले, जैसे मैंने पिछले सवाल में कहा था, इन्वेस्टर जहां अपना फंड पार्क करना चाहता है 6 से 12 महीने के लिए, तो ये टाइम होराइजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे आर्बिट्राज में हम स्प्रेड्स कैप्चर करते हैं फ्यूचर्स और स्टॉक प्राइस के बीच में, तो ये स्प्रेड्स हर महीने बदलते रहते हैं। तो अगर आप 6 से 12 महीने के पीरियड के लिए आप अगर मिनिमम उस पीरियड के लिए आप अगर इन्वेस्टेड रहोगे, तो स्प्रेड्स वो पीरियड में काफी अच्छे हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक महीने में स्प्रेड्स कम भी हो सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि इन्वेस्टर जब भी निवेशक आता है तो 6 से 12 महीने के लिए मिनिमम पीरियड के लिए आना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो आप 6 से 12 महीने के लिए कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई एक पर्टिकुलर निवेशक, मतलब व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टर जो कहते हैं कि एक न्यू इन्वेस्टर है, एक HNI है, किस तरीके का इन्वेस्टर आर्बिट्राज फंड के लिए सही बैठता है, या किसी को भी कोई भी आर्बिट्राज फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है? जैसे मेरे ख्याल से कोई भी निवेशक आर्बिट्राज फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकता है, क्योंकि पहले तो इस पे कोई मार्केट एक्सपोजर है नहीं। क्योंकि हम जैसे ही स्टॉक को एक ही समय पे स्टॉक खरीदते हैं और फ्यूचर्स बेचते हैं, इसलिए यहाँ मार्केट रिलेटेड एक्सपोजर नहीं है, मार्केट रिलेटेड वॉलेटिलिटी नहीं है। इसलिए कोई भी निवेशक, भले HNI हो या कोई नया निवेशक हो, दोनों आर्बिट्राज फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो पैसा आप, जैसे मैंने कहा, जो पैसा आप लिक्विड फंड या डेट फंड, कोई भी डेट फंड, शॉर्ट टर्म मनी मार्केट या लिक्विड फंड में आप निवेश करते हो, उसी कैटेगरी में आप आर्बिट्राज भी जोड़ सकते हैं, और उधर से और उसमें से थोड़ा पैसा आप आर्बिट्राज को भी एलोकेट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आर्बिट्राज फंड की कुछ बारीकियां, निवेश कैसे करें, क्यों करें, कब करना चाहिए और किन्हें करना चाहिए, इसकी बारीकियां बताने के लिए मिस्टर कार्तिक कुमार, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं हम। हमारे साथ आप म्यूचुअल फंड गाइड में शामिल हुए। थैंक यू सो मच।